अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुसैन जहान खान। बानी की रिहाई के लिए मुत्तहरिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कोई बड़ा एहतजाज या तहरीक चलाने में मुसलसल नाकाम दिखाई दे रही है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की जानिब से दिया गया 90 रोज का अल्टीमेटम भी महज एक बयान साबित हो रहा है। रवां माह यानी सितंबर में PTI की जानिब से कुछ बड़ा करने की इतलात थी, लेकिन सितंबर भी गुजर रहा है और कारकुनान अभी तक लाहे अमल के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बानी की रिहाई के लिए कुछ बड़ा करने से कासिर है, जिसके नतीजे में बानी PTI की बहन और उनके बेटे मुत्तहरिक दिखाई दे रहे हैं। अडियाला जेल में कैद बानी PTI और उनकी अहलिया के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के स्पेशल रिपोर्टर्स बराए तशद्दुद के सामने एक हंगामी अपील दायर कर दी गई है। यानी बानी PTI की कैद का मामला अब बाकायदा तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुंच चुका है। ये अपील बानी PTI की जानिब से उनके बेटे कासिम और सुलेमान ने जमा करवाई है, जबकि बुशरा बीबी की तरफ से उनकी बहन मरियम बट्टू ने पेश की है। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि दोनों रहनुमाओं को जेल में गैर इंसानी और बुनियादी इंसानी हकूक़ के मनाफी हालात का सामना है। अपील के मुताबिक बानी PTI को तवील तन्हाई में कैद रखा गया है, उन्हें तिब्बी सहूलतों से महरूम कर दिया गया है, नाकिस खुराक दी जा रही है और अहले खाना और वकला से मुलाकात पर सख्त पाबंदियां आयद की गई हैं। बानी PTI का मामला अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुंच गया, लेकिन पार्टी क़यादत की जानिब से कोई एक्टिव रोल नजर नहीं आ रहा। इस सब पर और PTI से जुड़े दीगर अहम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली बुखारी। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सर, खान साहिब के लिए सख्तियाँ बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, आसानियाँ हो रही हैं, कुछ भी कहना दुरुस्त नहीं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो PTI के जो लोग हैं, जो लीडर्स हैं, आप हैं और बड़े सीनियर लोग हैं, कुछ भी नहीं आप लोग कर पाए कि उनकी फैमिली को अक़वाम मुत्तहिदा तक जाना पड़ गया और फैमिली गई। एक तरफ से खान साहिब के दो बेटों ने एक पटिशन सी दायर की, दूसरी तरफ बुशरा बीबी की बहन ने उस चीज़ को परसू किया। तो क्या अब हम क्या कहें कि जो क़यादत है वो कुछ नहीं कर पा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुज़ैन, बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में इन्वाइट किया। देखें, दो चीज़ें आपने मिक्स एंड मैच की, इनको मैं अलग एड्रेस कर देता हूँ। नंबर वन ये कि जो फैमिली है उनकी अपनी डोमेन है और वो ब्लड रिलेशन है, और जो एप्लीकेशंस उनकी या जो यूनाइटेड नेशन से उनको रुजू करना या इंटरनेशनल वर्ल्ड से करना, उनका एक अपना स्वाबदीद है, उनका अपना प्रोग्रेटिव है। सो वो सपोज बेटे जो हैं, अगर उनको उनके वालिद से बात नहीं कराई जा रही, और जो जेल मैनुअल हैं, जो जेल रूल्स हैं, जो जेल लॉज हैं, और जो नेल्सन मंडेला रूल्स 1991 से लेके आज तक हम उसके सिग्नेटरीज हैं और हम फॉलो नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली वो उसमें फर्स्ट एग्रीव पार्टी है और वो एज अ ब्लड रिलेशन वो कोर्ट्स में, इंटरनेशनल कोर्ट्स में या इंटरनेशनल फोरम्स पे जाएंगे। उनका स्वाबदीदी हक है, उनको जाना चाहिए। नंबर टू चीज़ जो आपने हमारे बारे में कही, देखिए जो लीडरशिप है वो पॉलिटिकल लीडरशिप खान साहब के साथ मेरे समेत ज़ात की हवाले से बहुत ज़्यादा एफिलिएटेड है, और मैं तो उन लोगों में से शामिल हूँ जिनकी खान साहब से बहुत ज़्यादा 2-3 सालों में मुलाकातें भी हुई, क्योंकि मेन प्रिंसिपल कौंसल रहा मैं बहुत से केसेस में, और खान साहब ने टिकट भी दिया, इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किया इस्लामाबाद से। बात यह है कि हमारी अपनी डोमेन है और उसके अंदर जो खान साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आती हैं, एटलीस्ट आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, उसको एज इट इज़ मैं तो 101% फॉलो करता हूँ। और आपने उसका लास्ट जो एपिसोड हुई, जब 19 अगस्त को मेरी मुलाकात हुई खान साहब से, आई वाज अलोन उसके बाद सब तक आपकी मुलाकात नहीं, आई वाज अलोन देयर, और जो खान साहब ने वर्ड टू वर्ड कहे, वो वर्ड टू वर्ड मैंने मीडिया को और पार्टी को, क्योंकि मैं खुद कोर कमेटी का मेंबर हूँ, CC को, लीगल कमेटी का भी मैं मेंबर हूँ, लीगल कमेटी को भी, और जो पॉलिटिकल कमेटी है जिसका मैं मेंबर नहीं हूँ, लेकिन खान साहब की इंस्ट्रक्शंस दी गई थी तो मैंने उस पर उनको सबको एड्रेस किया और जो एक्नॉलेज किया। नेक्स्ट जब ट्यूसडे को खान साहब से मुलाकात हुई, सलमान राजा साहब की, गौर साहब की, पंजोता साहब की, अली जफ़र साहब की, तो जब वो निकले तो उन्होंने कहा हैट्स ऑफ टू यू अली बुखारी, जो आपने बात कही खान साहब ने कहा, यही मैंने उसको कहा था, 100% थी। सही। तो बात यह है कि हमने अपनी पॉलिटिकल कोशिश भी करनी है खान साहब को बाहर लाने की। जो स्ट्रगल पार्टी कर रही है इस टाइम, बहुत हमारे वर्कर्स कर रहे हैं, हमारी लीडरशिप कर रही है। आपके सामने बैठा हूँ, 19 FIRs हैं और बेल कंफर्म्स नहीं हो रही है अभी तक। आप भी दहशतगर्दों में एक दहशतगर्द, कातल, हर चीज़ का FIR जो भी हो सकती है, 19 FIRs है मेरे पे। और बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है सुज़ैन, आपको देख इस प्रोफेशन से भी वाबस्ता है। मैंने एक रिट की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आफ्टर 26 नवंबर, कि मुझे बताया जाए मेरे पे FIRs कितनी हैं। उसमें इसी इस्लामाबाद पुलिस ने और आपकी जो कि सुपरवाइज्ड बाय द इंटीरियर मिनिस्ट्री है, सारे इदारों ने ये कहा था कि मेरे खिलाफ 17 FIRs हैं।
और अभी आपने देखा कि 5 अगस्त से कबल जब एक और तहरीक का या एक और एहतजाज की कॉल दी खान साहब ने, तो एक नई FIR आ गई। एंड आई वाज सिटिंग इन माय ऑफिस एंड वाचिंग TV, जब एकदम मुझे पता चला कि जी मेरा नाम भी चल रहा है कि वारंट निकल गया, तो मैं आई रश टुवर्ड्स द कोर्ट एंड फाइल द बेल पिटीशन कि भाई किस में है। तो पता ये चला कि 26 नवंबर से पहले का एक केस है, उसके अंदर मैं नामजद नहीं हूँ, आई एम नॉट नेम्ड, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में डाल के कर दिया गया। सो ये तो सच्ची बात है, हमारे साथ तो जो हो रहा है हो ही रहा है, लेकिन ये कोर्ट्स का भी तो मजाक बना दिया गया ना। 26 नवंबर की आपने बात की, अगर 26 नवंबर की मैं FIR की बात करूं तो कोई आप लोगों की तरफ से प्रेशर तो नहीं बिल्ड किया जा रहा? हर दफ़ा जाके किसी ना किसी बात पे डेट ले ली जाती है, कभी कह दिया जाता है वकीलों की हड़ताल है, कभी कोई और रीज़न आ जाता है, क्यों इतना डिले किया जा रहा है? 26 नवंबर आप लोग कहते हैं, इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम हैं आपकी तरफ से, लेकिन क्यों नहीं हो रही FIR? देखें FIRs या बेल्स दो अलग चीज़ है। सो अगर बेल्स की बात करें जिसपे हम सारे नामज़द हमारी टॉप लीडरशिप है और जिनकी इकट्ठी होकर मेरा ख्याल है लास्ट रेट ऑफ हियरिंग जो थी दैट वाज 9 सितंबर, उसमें 240 पिटिशंस इकट्ठी हो गई। अब इशू ये है कि जितने भी को एक्यूज थे हमारी FIRs में जो रेड हैंडेड पकड़े गए, फॉर सेक ऑफ आर्गूमेंट्स बात कर रहा हूँ, जो जिनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं पकड़े गए, जिनको 10-10, 20-20 दिन जेल में रखा गया, आइडेंटिफाई हो गए, उन सब की बेल्स मैंने खुद करवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। 455 प्लस लोग थे वो, सबकी बेल मैंने करवाई। अब ये नहीं हो सकता कि रूल ऑफ कंसिस्टेंसी में कि आपको वो अंदर भेज देंगे, क्योंकि वो तो लॉज खत्म हो गए जो बारबेरियन लॉज होते थे कि फर्स्टली आप यू सेंड अली बुखारी बिहाइंड द बार फॉर नथिंग, और उसके बाद 10 दिन अंदर लगवा के उसको कि अच्छा यार अब तुम्हारी बेल हो गई है। व्हेन आई एम अदरवाइज एंटाइटल्ड फॉर अ बेल, द बेल मस्ट बी ग्रांटेड इन द लिबर्टी। अब ये तो एक चीज़ है। अब दूसरी चीज़ ये आ गई कि जो हमारी FIRs थी, देखें ये तो हुकूमत का स्टांस आपके सामने चल रहा है। हम तो ये कहते हैं कि हमारे लोगों को मारा गया। मेरे अपने हल्के में यानी 48 इस्लामाबाद से एक शख्स की FIR में वही आपको बता रहा हूँ, एक शख्स बच्चा हमारा शहीद हुआ, उसका नाम अनीस था, अनीस सत्ती। वो तो टोटली अलग आर्गुमेंट हो जाएगा। उसकी जो है ना वो कब्र पे भी गए, सारे सब देखा, उसकी फिर वही बात है, FIR नहीं, उसकी एप्लीकेशन मूव हुई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, उसकी 22A की पिटीशन लगी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR 22A और CRPC। वो बंदा गायब हो गया, मुद्दई उसका मामा गायब हो गया, उसका बालक गायब हो गया, लेकिन वो बरामद जब हुए, जब उसको ला के कोर्ट में पेश किया गया, उन्होंने कहा जी हम विड्रॉ कर रहे हैं, हमको FIR नहीं। तो एग्जैक्टली अब चले, एक तो ये इशू हो गया, दूसरा जो अलीमा बीबी पे अंडा जिसने भी मारा, बड़ी गलत हरकत थी, उस पर कोई आप लोगों ने FIR कराई, कोई आइडेंटिफाई हुआ? अलीमा आपा पे अंडा मारा गया, उन लोगों को जब लोगों ने घेरा तो उनको पुलिस कस्टडी में वहां से भगाया गया, गाड़ी नंबर मौजूद है, आपको बंदा मौजूद है, उसके ऊपर एप्लीकेशन मूव की गई। सही। और एप्लीकेशन के ऊपर आज तक कभी कोई काम कार्रवाई नहीं हुई। देखिए 22A के ग्राउंड्स बनाने पड़ते हैं ना, आप पहले SHO को देंगे, फिर SP को कॉल देंगे, एप्लीकेशन देंगे, फिर IG को देंगे, उसके बाद तीनों की लगा के पिटीशन के साथ फाइल करेंगे। दैट इज समथिंग एल्स, बट आई एम नॉट नोन टू दैट कि भाई उससे आगे क्या हुआ। बट ऑन द अदर साइड जो 2 दिन बाद एक सहाफ़ी वाला इशू हुआ, उस पर कुछ भी नहीं हुआ और FIR भी होगी और दहशतगर्दी की FIR होगी और विद इन नो टाइम होगी, वो खिलाफ पे भी होगी। जो आप लोग इस्तीफे दिए जा रहे हैं, आप लोग तो मैदान खाली छोड़ रहे हैं। कौन सा मैदान? देखें हम तो गांव के लोग हैं ना, तो हमारी साइड पे एक कहावत यूज होती है, उसको कहते होते हैं नूरा कुश्ती। जब चीज़ें सेटल्ड होती हैं हर चीज़, हाँ 17 सीटों वाला बैठ गए, प्राइम मिनिस्टर उनको बना दिया, CM उनको बना दिया। हम तो पॉलिटिकल लोग हैं ना, हम तो चाहते हैं कि ये सिस्टम ऑफ एंड ऑन आगे चलता रहे किसी तरह, और कुछ तो मेरिट प्रिवेल करे ना यार। मैं आपके सामने बैठा हूँ, 50,000 वोट से जीत के बाहर बैठा हूँ, जिसको जिताया चौथे नंबर वालों को इस्लामाबाद से, पिटीशन हमारी नहीं लग रही। मतलब समहाउ दादर किधर लेके जाए हम चीज़ों को। इसके बावजूद हम लोग बैठे हुए थे यार, चलो कोई चीज़ें शायद दुरुस्त पे आ जाए, और लेकिन एक और सवाल भी कि एक तो ये, अब मैं एक चीज़ आपको इसमें ऐड कर दूँ, हमेशा कोशिश पावर कॉरिडोर्स की होती है कि किसी तरह चीज़ें मैनेज करें, क्योंकि अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे सारा इल्ज़ाम उनके शोल्डर्स पे होता है। तो इनके शोल्डर्स तो ऑलरेडी मॉडल टाउन के 14 कत्ल से लेके उससे पहले जब ये फर्स्ट टेन्योर पे और सेकंड टेन्योर पे आए 90s के अंदर भी, तो इनके ऊपर एलिगेशन सबसे पता सुजैन बड़ा क्या था, जब ये एक भाई PM था और दूसरा भाई CM था, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। एक ये भी कहा जा रहा है कि अचकज़ई साहब जो हैं वो फिलहाल PTI से कुछ नाराज़ हैं क्योंकि उन्हें ऑपोजिशन लीडर बनाना था, और उसके बाद कहा गया कि जी जब तक हमारी ये जो अपीलें हैं या जो स्टे है इसके ऊपर फैसले नहीं हो जाते तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा क्यों होता है? मोहम्मद जुबैर साहिब को भी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे किसी ने कॉल करके रोक दिया, अब अचकज़ई साहब को भी नाराज़ कर दिया, तो ये पार्टी के अंदर क्या चल रहा है कि इतना डिसिप्लिन का इशू क्यों आ जाता है? देखिए सुजैन, अचकज़ई साहब मेरा नहीं ख्याल के नाराज़ है, उसकी वजह ये है कि मैं नहीं, उसकी वजह ये है कि मैं ही मैसेज लेकर आया था, मुझे ही खान साहब ने कहा था, मैंने आके नाम बताया
अब चीज़ इस तरह है कि बिल्कुल खान साहब ने 101% ये मैसेज दिया था और मैंने इसी तरह एज इट इज़ कन्वे किया था कि जब तक उमर अयूब खान साहब और शिबली फराज साहब की कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तब तक हमने किसी को अपोजिशन लीडर नहीं बनाना इन बोथ हाउसेस। प्लस उनको बचाने के लिए हमने टॉप एंड तक लीगल फाइट करनी है, अपना एड़ी चोटी का जोर लगाना है कानूनी सतह पे। और अगर खुदा ना खास्ता वो नहीं रहते, उनकी ये पोजीशंस नहीं मेंटेन रहती और हमें मजबूरी होती है कि हमने कोई लीडर्स ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असेंबली एज वेल एज द सेनेट बनाना है अपर हाउस और लोअर हाउस में, तो देन उन्होंने 2 नाम कोर्ट सही सही। सर एक सवाल, मतलब ये मैं कोई एक ऑन अ लाइटर नोट के खान साहिब से जिनकी मुलाकात होती है उन पे एक इल्ज़ाम लग जाता है कि किसी के मंजूर नज़र है। अब सीएम साहब की मुलाकात नहीं हो रही, आपकी मुलाकात कैसे होगी थी? और आप पे ये इल्ज़ाम लगा कि आप भी किसी के फेवरेट? मेरे पे ये इल्ज़ाम कभी भी नहीं लगा जी। अच्छा, थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह। सही। और कहते हैं नीयत साफ मंजिल आसान। सही। मैं तो उन लोगों में से हूँ जो खान साहब के साथ सबसे ज़्यादा साइफर केस में भी मैं कौंसल था, शाह साहब और खान साहब के। आज भी मैं पिंडी में जितने 9 मई केसेस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह जी। और खान साहब का ट्रस्ट लेवल पहले भी आया था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, उस टाइम भी जब उनका अपना पर्सनल कोई काम होता था, कोई लीगल होता था, तो वो प्राइम मिनिस्टर थे, वो पाकिस्तान में से किसी वकील को बुलाते वो पहुंचता, लेकिन वो मुझे बुलाते थे। और आज भी जो है वो उसी जगह पर और मैं भी उसी जगह पर तो सीएम साहब उसकी वजह ये बताऊं एक और भी कि जब खान साहब अरेस्ट हुए 9 मई को, तो मैं वो आखिरी शख्स था जो उनके साथ था। डंडे पड़े, पेपर स्प्रे पड़े, आपने वीडियोस देखी, एंड आई वाज द लास्ट वन जो उनके साथ कमरे के अंदर मौजूद था। और उसके अलावा जब भी कभी वक्त आया तो खान साहब के साथ खड़े हुए विदाउट एनी मैं कहता हूँ ज़ाती मफाद के अलावा। 2018 का इलेक्शन था और खान साहब यहाँ NA53 इस्लामाबाद से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे। उनका कवरिंग कैंडिडेट उस टाइम भी अली बुखारी। He trust you, that's what you're saying. Thanks to Almighty Allah. दूसरी बात ये है कि मैं एक लीगल फैकल्टी से तल्लुक़ रखता हूँ। You're a professional lawyer, not the TikTok one वाला। इसके अलावा जो है आपको उनकी बहनों के भी केसेस हों वो भी मुझसे डिस्कस जरूर करते हैं और अपनी तरफ से जितना बेहतर से अगर आपकी उनसे मुलाकात, उसके अलावा मैं 10-15 साल का वर्कर हूँ। नो डाउट। अगर आपकी मुलाकात होती है तो हाउ डू यू सी दिस कि जो खान साहिब बड़े सख्त ट्वीट करते हैं नाम लिखकर, हाउ डू यू सी दिस कि बात भी उन्हीं से करनी है, ट्वीट भी उन्हीं के खिलाफ करना है? डोंट यू थिंक दिस इज नॉट राइट? मतलब इफ ही ट्रस्ट यू तो आप कुछ नहीं कह सकते। मैं 2 चीजें इसमें आपको ऐड कर दूं। ये जो आपने एक बात की थी थोड़ी सी मैं इसको थोड़ा और आगे ले जाऊँ। 19 को मेरी मुलाकात हुई, अकेला मैं था, खान साहब से मुलाकात हुई। उसके बाद नेक्स्ट ट्यूसडे को फिर 6 नाम थे, मेरा नाम था। अब मेरा उसमें जाना बड़ा ज़रूरी था क्योंकि जो बातें खान साहब ने कही मैंने वो बाहर आके कहीं किसी ने बिलीव की, किसी ने नहीं की। तो मैं खुद चाहता था कि मैं अंदर जाऊं ताकि मेरे सामने बात हो, कन्फ्रंट हो सके। 6 बंदों में से 5 के मुझे रोक लिया गया जेल गेट पे, लेकिन थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, अल्लाह पाक जो इज्जत देने वाला, वो जब बाहर निकले तो उन्होंने पहली बात की, सारा मीडिया मौजूद था कि हैट्स ऑफ टू यू अली बुखारी खान साहब ने कहा जो तुमने कहा वो दुरुस्त है। सो बात ये नहीं है कि हर दफा हम ही जाते हैं या मैं ही जाता हूँ, बट इन केस इफ यू गो और डेफिनेटली। अच्छा, उसमें भी एक बड़ी मजेदार बात आपको बताऊं कि जिस दिन मुलाकात हुई 19 को मेरा नाम था लिस्ट में, और मेरा नाम हर दफ़ा लिस्ट में सबसे ज़्यादा होता है। उसकी रीज़न ये है कि मैं इस्लामाबाद बेस्ड हूँ, मेरा घर, ऑफिस, गांव सब कुछ इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद बाद में बना और मेरा गांव की 300 साल पुरानी तारीख है। सो इसी फैमिली से तल्लक, इसी घर से, गाँव से, तो मुझे रखा जाता है। उसकी 2 वजूहत हैं। एक यह है कि 24/7 अवेलेबल, इस्लामाबाद की पर्सनैलिटी है, यहाँ ही होना है इन्होंने नॉर्मली हालात में। सेकंड ये कि खान साहब और पार्टी दोनों का ट्रस्टेबल है खान साहब का, इसलिए अगर अली जाता है इतने सख्त ट्वीट्स ना करें। देखिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं सुनता हूँ, कुछ चीज़ें हैं जो वो मुझसे पूछते हैं तो मैं उनको बताता हूँ, सही। और कुछ चीज़ें हैं जो वो कह देते हैं तो मेरे पे वो पाबंदी होती है उसको करने की। आपने एक चीज़ देखा होगा कि जब भी खान साहब से कोई मिल के बाहर आता है तो उसके बाद उसकी प्रेस टॉक्स होती हैं बड़ी लंबी चौड़ी, और आपने देखा होगा जिस दिन मैं अकेला मिल के आया खान साहब को, मैंने सिर्फ खान साहब की हेल्थ की बात की, उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं अंदर जेल में वो बात की। जब मुझसे पॉलिटिकल बात पूछी गई तो मैंने उन्हें कहा था जी पॉलिटिकल कमेटी को बताऊंगा, वो आपसे एड्रेस करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता रहा था कि जब ये मुलाकात हुई, कंटिन्यूएशन टू दैट क्वेश्चन आपके, तो मैं लेट था। सुबह सुप्रीम कोर्ट में बेल्स थी खान साहब की, उसमें डेट हुई, मैं अपने ऑफिस चला गया, काफ़ी तहसील बात, क्योंकि मैं रीजन पिंडी और रीजन इस्लामाबाद एंड नॉर्थ पंजाब का प्रेसिडेंट भी हूँ ILF का। तो बाहर मुझसे मिलने आई और मैं लेट हो गया, एंड मुझे लेट हुआ और मैं 2 बजे, मुझे 2:30 बजे के करीब मुझे अलीमा आपकी कॉल आई, तुम्हें अलाउ किया, तुम किधर हो? मैंने कहा आई एम ऑन माई वे। उसके बाद सलमान राजा साहब की कॉल आई कि अभी तक आप पहुंचे नहीं, आप ही को अलाउ किया, तो आप मिले और हमने क्वेश्चन देने। देखिए जब खान साहब ने मुझसे अभी जो हमारी लास्ट मुलाकात हुई सुजैन 35-40 मिनट, उसमें उन्होंने बहुत सी चीज़ें डिस्कस की।
जिसमें उनका व्यू एक था, फिर उन्होंने मुझसे डिस्कस की, उसके बाद उन्होंने उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड की, कुछ सब्सट्रैक्ट की और फिर उन्होंने बाहर भेजा। और बीबी भी विटनेस थी इसके, क्योंकि वो भी वहाँ बैठी हुई थी, उनकी जोजा भी। तो बात यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको बाहर के बारे में 2 साल उनको अंदर गुजर चुके हैं, 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो बहुत सी फिगर्स ऐसी होती हैं जो उनको नहीं पता होती। यानी कि ये कहना दुरुस्त होगा कि अगर आपकी तरह के लोग जिनका एक पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है या जो पॉलिटिशियंस हैं वो जाके खान साहिब रियलिटी बताएंगे तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, ट्वीट्स भी डिफरेंट आएंगी। दैट्स व्हाट यू आर देखिए, ये अब जो चीज़ है ना, ये आपसे डिस्कशन के बाद आती है। अगर आपको डिस्कस ही नहीं उनसे करना दिया जाएगा, अब देखें ना, मेरा तो ओपन ट्रायल में मुझसे मुलाकात हुई। अब जब मैं कौंसल हूँ, मेरा पावर अटर्नी, अब ना चाहते हुए भी मुझे अंदर जाना पड़ता है, उनको भेजना ही पड़ता है मुझे जेल इंतजामिया को। अब जब वहाँ जाते हैं, वहाँ पर 40 से 50 अगर वहाँ पर आपके वकला खड़े हैं तो उनमें बात तो इतनी हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कैसे हैं? यू शुड से टेल हिम के थोड़ा सा हाथ होला रखे ताकि कोई आसानियां निकल सके। इतनी सख्त ट्वीट्स आ जाती हैं, कुछ समझ ही नहीं आती कि क्या करना चाहिए। वेल, बेस्ट ऑफ लक। इसमें वैसे एक बात और मैं ऐड कर दूं, ट्वीट्स आ जाती हैं, आपने हमें वे आउट भी दिया, कुछ आपने मुझे हिंट्स भी दिए, तो जो इतना टफ हालात रख के गर्दन घुमा रहे हैं, उनको भी चाहिए कि लोगों को ऑक्सीजन दें, एक राय उनको भी दें, दोनों को दें कि भाई इतना ज़्यादा गला ना दबाएं कि लोगों को जो है वो सांस लेना मुश्किल हो जाए। सांस लेंगे तो जिंदा रहेंगे ना, नहीं तो अपनी जान बचाने के लिए तो मछली भी तड़पती है। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। चंद रोज कबल अडियाला जेल के बाहर सहाफ़ी तैयब बलोच पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से तशद्दुद हुआ तो सहाफ़ती तंजीमों ने एहतजाज करते हुए पुरजोर मजम्मत की। पाकिस्तान में सहाफत और सहाफ़ी की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। कहीं सियासी कारकुनान सहाफ़ी को निशाना बनाते हैं तो कहीं शहबाज राना जैसे मोतबर सहाफ़ी की डॉक्यूमेंटेड खबर पर भी अदालत उन पर फर्द जुर्म आयद कर देती है। सहाफ़ियों की बढ़ती हुई मुश्किलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है एक रीसेंट विक्टिम तैयब बलोच और सदर PFUJ अफजल भट्ट। सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। भट्ट साहब, आप सीनियर हैं, आपसे ही सवाल शुरू करती हूँ। ये कब तक सहाफ़ियों पे तशद्दुद होता रहेगा? मेरे पास इस वक्त एक लिस्ट है जिसमें ईच एंड एवरीथिंग लिखी हुई है कि किस तरह सहाफ़ियों को गायब कर दिया जाता है, तशद्दुद किया जाता है, ऑफ एयर कर दिया जाता है, पीका के कानून आ जाता है। कब तक इतनी विक्टिमाइजेशन होती रहेगी और क्यों होती है, कुछ समझ नहीं आती। देखें, ये कोई आज से नहीं है या यह कोई हमारे लिए तो नया नहीं है, लेकिन हम एक हिस्ट्री के स्टूडेंट के तौर पर देखें कि जब से ये दुनिया मार्ज़ वजूद में आई है ना, तो 2 ताकतें मौजूद हैं। एक वो है जो हक़ाइक़ पे बात करना चाहती है, सच बताना चाहती है। दूसरी जो है वो सच को दबाना चाहती है। ये किसी ना किसी सूरत में ये मामलात सदियों से चलते आ रहे हैं और वक़्त बदलने के साथ साथ जो है तरीक़ाकार बदल रहा है। पहले ये था कि सिर्फ स्टेट से ख़तरा होता था, बिल्कुल, कि आपको ऐसी बात करेंगे तो हुकूमत या स्टेट के इदारे जो हैं वो आपके को उठा सकते हैं, गवाह कर सकते हैं, मार सकते हैं, झूठे मुकदमात कर सकते हैं, नौकरियों से फारिग कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल पार्टीज का कभी ये ट्रेंड नहीं रहा। मैं अप्रिशिएट करता हूँ प्रेसिडेंट बैरिस्टर गौहर साहब को कि जो ही PFJ ने कॉल दी कि भाई हमारा एक एहतजाज हो गया है, अगर आप बाज़ाब्ता तौर पर माजरत नहीं करेंगे तो फिर हम पिंडी में भी एहतजाज करेंगे और अडियाला के बाद भी कैंप लगाएंगे। उन्होंने इसको सीरियस लिया, मीटिंग की, पहले अडियाला में जाके अडियाला जेल के बाहर खड़े होकर उन्होंने माजरत की, फिर PFJ के डेलीगेशन को बुलाकर कहा कि ये हम इसको कंडेम करते हैं, माजरत करते हैं और अपनी गलती को तस्लीम करते हैं। ये एक फर्स्ट टाइम हुआ खान साहब के जेल में जाने के बाद। तैयब साहब, आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि आपके ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है कि आप शायद कहीं PTI को हरास करते हैं, या कभी रज़ाक शर के केस का भी एक हवाला दिया जाता है कि आपने खान साहब को कुछ कहा जिस पे वो ऑफेंड हो गए। ये PTI के माइंड में ऐसा क्यों आ रहा है, जबकि मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो उनकी आवाज़ को आवाम तक लेके आ रहा है? तो ये सारा जो वाक़या हुआ, हम इसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन हाउ डू यू सी दिस? देखें, आपने खुद ही वो बात की कि तहरीक इंसाफ में अब वो वाली लीडरशिप नहीं रही, लेकिन मैं अगर यहाँ पे आसिफ अली जरदारी की एक बात कोट करूँ, अब सदर जरदारी सियासत में हमारे यहाँ मंजे हुए वही हैं, और जिनकी बात जो है, जिनको मैं सियासत की यूनिवर्सिटी समझता हूँ, आसिफ अली जरदारी साहब को, तो उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को आप पॉलिटिकल पार्टी मानते हैं, हम नहीं मानते। तो बेसिकली तहरीक इंसाफ जो है वो अगर देखें उसमें सियासी शऊर नहीं पनप सका,
तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं बन सकी। तहरीक इंसाफ जो है वो तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, तनकीद बराए इस्लाह भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और तहरीक इंसाफ जो है, देखिए इख्तलाफ राय जो होता है वो जमहूरी हुस्न है, ये हमने सीखा। तो तहरीक इंसाफ में इन सारी चीज़ों का हमेशा से आपको फुकदान मिलेगा। और तहरीक इंसाफ जो है वो सिर्फ एक खान साहब की ही या बानी पीटीआई की एक जो है उस शख्सियत पर उसके गिर्द ही घूमती रही, वो अपने आप को उस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के तौर पे नहीं डाल सकी। इसी वजह से आपने देखा कि जब ये अपोजिशन में गई तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद तो उसका शराजा बिखरता गया। वरना आप दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को देखें तो उसमें जब भी उनकी मेन क़यादत अगर जेलों में भी जाती थी तो वो पॉलिटिकल पार्टीज चूंकि इंस्टीट्यूशन बन चुकी थी तो वो इंटैक्ट रहती थी। लेकिन पीटीआई जो है वो आपके सामने है, जिस पीटीआई इज ऑल अबाउट इमरान खान। हाँ, तो ऑल अबाउट इमरान खान। लेकिन जो बैरिस्टर गौहर ने एक फीका मुजाहिरा किया जो कि उसी दिन हो जाना चाहिए था, हाउ डू यू सी दिस? देखिए, ये तो तहरीक इंसाफ को सोचना चाहिए कि उनका अपना चेयरमैन, ठीक है, वो मतलब सुलझा हुआ इंसान है और वो चीजों को सुलझाव की तरफ लेके जाते हैं। जैसे भट्ट साहब ने कहा, उन्होंने पहले अडियाला जेल में आए, मुझसे माजरत की, अपोलॉजी की, फिर उन्होंने हमारी जो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है उससे बाकायदा उन्होंने माजरत की। तो वो अच्छा, और मैं बताऊं कि मेन मसला ये था कि ट्रोलिंग थी, संगीन नतायज की धमकियां थी। तो बैरिस्टर गौहर खुद कहने पे मजबूर हो गया कि तैयब मैंने खुद अपने कमेंट्स ऑफ किए हुए हैं और आपको नहीं पता मेरी ट्रोलिंग कितनी हो रही है। पर सब आपने हमेशा एक रोल प्ले किया है। अभी जो शहबाज राना साहब के साथ हुआ, अब क्या सहाफियों पे पर्चे भी हुआ करेंगे, सहाफियों के ऊपर फर्द जुर्म भी लगेगी, सहाफियों पे पीका तो लग ही रहा था कि क्या हो रहा है सर? देखिए, शहबाज राना का केस एक पाकिस्तान का यूनिक केस है जिसमें छोटे मुजरिम को सजा होगी, बड़े को नहीं होगी। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान एक तकरीर करते हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर एक तकरीर करते हैं कि हमने एफबीआर में ये इस्लाहात कर दी हैं, जो करप्ट अफसर थे उनको हमने पूल में, उधर पूल होता है इधर, उसमें डाल दिया है। सही है। और शहबाज राना वो स्टोरी करते हैं कि भाई ये मामला हो गया है, इतने अफसरों को, और किसी का नाम उस स्टोरी में नहीं है। सही है। यानी फर्द जुर्म कैसे लगी? अच्छा, तो अब उसमें ना तो प्राइम मिनिस्टर को फरीक बनाया गया, वही ना चेयरमैन एफबीआर को बनाया गया, नोटिस किया गया, फरीक बनाया गया, नोटिस नहीं किया गया। और अकेले शहबाज राना को बुला के पहले उसके वारंट जारी किए गए, फिर उस पर फर्द जुर्म आयद की गई। फर्द जुर्म ये तैयब बलोच इस साने को छोड़ दे, एक तजर्बाकार कोर्ट रिपोर्ट, नो डाउट, या उस एफआईआर में शामिल या उस मुकदमे में सब लोग अगर मौजूद हों तो फर्द जुर्म हो सकते हैं। बिल्कुल। या पहले उनको इश्तिहारी करार दे दें और फिर आप एक मुजरिम के खिलाफ फर्द जुर्म ऐड कर सकते हैं। इतनी सूरत के साथ शहबाज राना के खिलाफ ये केस चल रहा था कि ऐसे लगता था कि हफ्ते डेढ़ हफ्ते में, देखें ना, फर्द जुर्म ऐड करने के बाद तो अब सजा का मरहला ही बाकी रह गया था। लेकिन ये आज हमने पीएफजे ने इस पे कॉल दी हुई थी, हम सुबह से कोर्ट में मौजूद थे और उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह ताला अब बचत का रास्ता निकल आएगा। सही। सर, एक आपसे सवाल कि आप सीनियर हैं, सवाल पूछते हुए क्या सहाफ़ी को अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए या जवाब देने वाले का दिल बड़ा होना चाहिए? देखिए, सवाल तो तलख भी होगा। सवाल देखिए, हमने जर्नलिज्म में एक चीज़ सीखी है और भट्ट साहब इस चीज़ को ऑन करेंगे, क्वेश्चंस मोर। सहाफ़ी का जो बेसिक रोल है तो हमने सवाल से ही खबर बनानी होती है। हाँ, लेजा सख्त हो सकता है, सवाल तलख हो सकता है, तो वो उनके ऊपर डिपेंड है कि वो उसका क्या जवाब देते हैं। और मैंने जो अलीमा आपा से सवाल किया उसको बहुत सारे लोगों ने एनालिसिस किया और सिर्फ इसी तनकीदी पॉइंट ऑफ व्यू से कि तैयब बलोच के ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने बदतमीज़ी की है, तो क्या सवाल में कौन सी ऐसी बदतमीज़ी है। वो एक भी लफ्ज़ कहीं पे ऐसा नहीं डिटेक्ट कर सके जिससे ये एलिमेंट या ये उनसर सामने आता हो कि ये सवाल जो है सवाल ही बदतमीज़ाना है या इसमें कोई एक चीज़ बदतमीज़ी वाली थी। एग्जैक्ट अगर कहें, मैं तुम्हें सवाल को जो है रिपीट भी कर देता हूँ। सवाल मेरा एग्जैक्ट यही था कि मैडम, मुखातिब मैंने मैडम से हुआ, मैंने कहा मैडम आप पर इल्ज़ाम है, मैंने अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं की, आप पर इल्ज़ाम है कि आपने 2004 में शौकत खानम की फंडिंग से अमेरिका में प्रॉपर्टियां बनाई। ये एक सवाल, लेकिन वो कहते हैं कि हम इसका जवाब दे चुके थे। अच्छा सुने, अब वो जवाब उसी टाइम उन्होंने दिया, जवाब भी दिया, लेकिन अभी ये सवाल मेरा हुआ उसके फौरन बाद, अभी अलीमा आपा ने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन पीटीआई के वर्कर्स ने शेम और ये कहा कि आपने आपस से बदतमीजी की। तो उसी मेरे सवाल पे परसेप्शन बना दी गई
आके तैयब बलोच ने जो है वो आपस से बदतमीजी की है, तो उसके बाद ट्रोलिंग हुई। जो मुझे लोगों ने कहा, मैंने आर्गुमेंट किया, बिल्कुल वो कहते हैं कि तैयब ने अलीमा खान साहबा से कहा कि आपकी औकात क्या है। मैंने कहा यार मैंने ये नहीं सुना, जरा इस बात को आप वजाहत कर दें कि कोई ऐसी बात हुई कि आपने ये कहा हो कि अलीमा खान साहबा की औकात क्या है। ये वो देखिए सर, ये तो नईम हैदर बंझोता जब गालियां दे रहा था उस टाइम भी मैं देखिए, पहले मैंने इजाज को भेजा, इजाज ने कहा, मैंने कहा आप सीनियर हैं, इजाज हमारे बहुत सीनियर दोस्त हैं, कि आप मामले को सुलझाएं। उन्होंने इजाज ने कहा आप गाड़ी में बैठ जाओ, मैं मामले को सुलझाता हूं। इजाज साहब मामले को सुलझाने गए तो उनको लीमा आपा के सामने ही, चलो तैयब पे आप कह उसने लीमा आपा से कहा कि मुझे खदशा है कि आज आपके लोग अटैक करेंगे, ये इजाज ने कहा। तो उनको लीमा आपा के सामने ही जदोकोब किया गया, ठीक है। उसके बाद अब मैं डीएसएनजी में बैठा देख रहा था, मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ कि मेरी बात करने गया उसको मार पड़ गई, तो मैं फौरन निकला और मुझे उन्होंने कहा बैठ जाओ। खैर मैं नीचे बैठ गया, तो मैंने अलीमा आपा को मुखातिब किया, मैंने कहा आपा आपके सामने इजाज के ऊपर तशद्दुद हुआ है, हमें संगीन नतायज की धमकियां मिल रही हैं, आप प्रेस टॉक मीडिया टॉक करने लगी हैं, तो आप इसकी मुजम्मत कर दें। यही मेरा कोट एंड कोट था। उसके बाद देखें बट साहब, अगर मैंने कोई बदतमीजी की होती, मैंने कुछ कहा होता कि आपकी औकात क्या है, या मैंने कोई या देखिए परसेप्शन बनेगी तैयब ने गाली दी, तो वो देखिए हर चीज कैमरे पे रिकॉर्ड हो रही थी, उनकी गालियां रिकॉर्ड हुई हैं, तो उनको मुझे पड़ने वाली मार रिकॉर्ड हुई है, उसमें सारा शोर थे, इतने कैमरे थे और सारा कुछ था। तो कहीं ना कहीं पे तैयब बलोच का ये जुमला आके उन्होंने कहा कि जो है वो औकात क्या है या बदतमीजी या गाली वटेवर जो भी, कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड होता। पूरी पीटीआई को वो चीज नहीं मिली, अगर मिल जाती तो वो तो मेरे खिलाफ क्या कुछ बट साहब ये खुदा ना खास्ता दोबारा भी हो सकता है, तो आप क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे हम सबको? देखिए, एक तो अनफॉर्चुनेटली हमारी हुकूमतें जब को वाकया होता है तो एक्टिव होती हैं। हम बहुत अरसे से कहते चले आ रहे हैं कि एक सरकारी दफ्तर में जाके आप क्लर्क से एक कागज ले लें तो आपके कार्य सरकार में मुदाखलत का संगीन पर्चा दर्ज हो जाता है। बिल्कुल, ये हम जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, जरदारी साहब से भी मुलाकात की, उन्हें भी कहते रहे, बाद में मियाँ साहब से कहते रहे, खान साहब से कहते रहे, इस गवर्नमेंट से भी कह रहे हैं कि अगर जर्नलिस्ट को उसकी ड्यूटी से रोका जाए तो इसे क्राइम करार दिया जाए, ताकि कोई ऐसी पाबंदियां तो लगाते जा रहे हैं कि बात करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन प्रोटेक्शन के हवाले से एक लॉ तो बन गया है, लॉ बना है, लेकिन उसका कमीशन नहीं बन सका, अभी उसके रूल्स नहीं बन सके। तो जो पाबंदियों के लॉज हैं वो तो रातों रात मंजूर हो जाते हैं, लेकिन प्रोटेक्शन का लॉ बने हुए ये उसको अब 3 साल हो गए हैं और अभी तक उसके चेयरमैन का इंतखाब हो गया है, अब पूरा कमीशन नहीं बना। तो जब तक आप स्टेट की जिम्मेदारी है, देखें एक जर्नलिस्ट को जब मारा जाता है तो उसका कोई प्रॉपर्टी का तनाजा नहीं होता, उसके कोई खानदान का तनाजा नहीं होता, उसके कोई बच्चों का तनाजा नहीं होता, उसको सच बोलने की पदाश में डेफेमेशन लॉज भी सच बोलने पे ही लग जाते हैं। तो इसलिए अब ये स्टेट की जिम्मेदारी है। तैयब सर, अब आपका जो ये इशू था, अब क्या आप एफआईआर तो है वो होगी, अब विड्रॉ करेंगे, कॉम्प्रोमाइज होगा, हाउ डू यू सी दिस? देखिए, वो तो बैरिस्टर गौर साहब ने भी अपनी मजबूरियां ज़ाहिर की हैं, बीइंग मतलब पीटीआई की जानिब से वो आए, उन्होंने अपनी ग्रेस का मुजाहरा किया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं अली जफ़र साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बतौर चेयरमैन इत्तलात व नशरियात कमेटी उन्होंने भी इस मामले को टेकअप किया, और ये दोनों का तल्लुक पीटीआई से है, ठीक। लेकिन दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो अलीमा आपा ने अभी तक इस पे कोई कमेंट नहीं किया, क्योंकि असल मसला अलीमा से ही है, उन्हीं की, मतलब मेरी तो मेन चीज़ है कि मुझे अलीमा के साथ उनकी जो सिस्टर है नूरीन, नूरीन खान नियाजी ने, उन्होंने मुझे बाकायदा थ्रेट किया था, और 2 सितंबर को जब मैंने सवाल किया था तो उन्होंने अपने वर्कर्स के सामने कहा था, वर्कर्स को कहा था कि इसने आपस से बदतमीजी की है। वो जो सवाल मैंने रिपीट किया उसको उन्होंने बदतमीजी के जुमरे में गर्दाना और कहा कि आप भी तो उनके कंफर्ट जोन में ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपने इसकी तबीयत ठीक करनी है। इसमें एक जो मुझे बड़ी दिलचस्प चीज नजर आती है ना, कि वो हमारे तमाम यूट्यूबर दोस्त कि जो तैयब की मार पड़ने पे मुख्तलिफ तो जिहाद दे रहे हैं कि इसका लहजा गलत था। मैं कहता हूं अगर ये प्रिंसिपल बना दिया जाए कि अगर कोई गलत लहजे में ट्वीट करे तो उसे मारो,
अगर कोई गलत लहजे में क्वेश्चन करते हैं उन सबको हर चौक में मार पड़ रही हो, जो लोग ये जवाब तराश रहे हैं। अगर आप तो आर्टिकल 19 का अगर आप उनके ट्वीट पढ़ लें, ठीक है, अगर उनकी लैंग्वेज देख लें तो ये तो लैंग्वेज कुछ भी नहीं थी। तो इसलिए हम कहते हैं कि क्वेश्चन जो भी हो, बिल्कुल क्वेश्चन करना जर्नलिस्ट का हक है, उसको हदूद में रहते हुए, अखलाकियात के अंदर रहते हुए क्वेश्चन करना चाहिए। सर, हमारे चैनल से आपको कुछ शिकायतें थी, वो दूर हुई या नहीं? आपके चैनल से मतलब 365 बस वो आपको कुछ ऐसी शिकायतें थी हमारे रिपोर्टर से या हमारे कुछ सहाफियों से, वो उम्मीद करते हैं कि अब दूर हो गई होंगी? नहीं, मुझे बेसिकली तो ऐसे इदारे से तो कोई शिकायत नहीं थी। यहाँ किसी इंडिविजुअल से होगी तो वो एक अलग बात थी। सही है। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर खदीजा सिद्दीकी ने। बहुत शुक्रिया खदीजा, प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। अगर मैं आपसे ही बात स्टार्ट करूं कि आप भी एक विक्टिम रही हैं हरेसमेंट का, या आपके साथ जो भी हुआ वो काबिल मजम्मत है, आज भी है, लेकिन आज भी पाकिस्तान में इस तरह के वाकयात होते हैं। आज भी लड़कियों को कत्ल कर दिया जाता है गैरत के नाम पे, चाहे फिर वो बलूचिस्तान हो या इस्लामाबाद जैसा एक ब्रॉड माइंडेड शहर हो, वहाँ पे भी लड़कियों का कत्ल हो जाता है। एक तरफ तो ऐसी सूरत हाल है कि बहुत से जो लड़कियां हैं वो कॉन्फिडेंट भी हैं, सब कुछ है, लेकिन स्टिल वर्क प्लेस हरेसमेंट होती है। 90% लड़कियां उस पर खामोश भी रहती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एक जो ब्लेम गेम है वो गर्ल्स पे ही आती है। बट ड्यू टू सोशल मीडिया हमने देखा है कि अब सोशल मीडिया पे कोई चीज़ हाईलाइट हो जाए तो लोग उस पर आवाज़ उठाते हैं और लोगों को इंसाफ मिलता है। ऑन द अदर हैंड, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक जो विक्टिम कार्ड प्ले किया जाता है, एक फीमेल कार्ड भी प्ले किया जाता है, जिसमें आप एक टाइम पे विक्टिम बन जाते हैं और उसके बाद आपकी सुलह सफाई हो जाती है, आपका गुडी गुडी हो जाता है, दोस्ती हो जाती है और सारा केस खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो ख्वातीन एक्चुअल में सफ़र कर रही होती हैं लोग उनको भी झूठा समझते हैं। और जब कोई नया केस आता है तो लोग यही सोचते हैं कि अच्छा इसका भी वो फलां की तरह राजीनामा हो जाएगा और उसके बाद केस ख़त्म हो जाएगा। हाउ डू यू सी दिस कि जिनको एक्चुअली हरेसमेंट है और जो लोग इस तरह का विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं उनकी वजह से बाकी ख्वातीन को कितना सफ़र करना पड़ रहा है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पर हमेशा तलाश की जाती है एक परफेक्ट विक्टिम की, कि एक परफेक्ट विक्टिम दिखना कैसा चाहिए, उसका बोल चाल, उसका रहन सहन, उसका लाइफस्टाइल, उसका वे ऑफ ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए। तो ये चीजें तलाश की जाती है सिर्फ एक्सक्यूजेस बनाने के लिए कि उसको जो उसका अगेंस्ट क्राइम हुए, लेट्स से हरासमेंट हुए, सेक्सुअल असॉल्ट हुए, रेप हुए, मर्डर तक के ऑफेंसेस में ऑफेंस से दूर करने के लिए, डिविएट करने के लिए एक्सक्यूजेस तलाश किए जाते हैं कि इसके बैकग्राउंड में देखा जाए क्या सर्कमस्टांसेस थे, ये ऑफेंस क्यों हुआ, लड़की ने क्या किया, इसको कैसे रोका जा सकता था। तो जब इन मुहरकात पे बात चली जाती है तो फिर आपको पता है हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में एक ऐसा सेटअप तो हमारा है कि मर्द कंट्रोलिंग होते हैं, प्रीडोमिनेटली मेल सोसाइटी में एक ऐसा सेटअप तो है कि मिसोजिनी है बड़ी क्लियर कट इसमें। तो फिर वो परफेक्ट विक्टिम की तलाश में जो है वो विक्टिम्स जो हैं, जो सर्वाइवर्स हैं, उनको अपने लिए आवाज उठाने के लिए एक बड़ा बैकलैश भी फेस करना पड़ता है। मेरे नजदीक तो ये जो अगर आपके साथ कोई भी जुल्म हुआ है तो आपने उसके खिलाफ आवाज उठानी है, ये आपका फर्ज बनता है। और अगर आप उसको लाइमलाइट में लेकर आते हो और अगर मीडिया अटेंशन मिलती है, जिसका मेरे केस को भी मीडिया अटेंशन बहुत ज्यादा मिली थी, उसके बाद एक एग्जाम्पल सेट हुआ, एक प्रेसिडेंट सेट हुआ और खवातीन आज दिन तक मुझे आके कहती है कि अगर हम लड़ रहे हैं ना, वी आर स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ यू, हमें आपसे होप मिलती है, यू सर्व एज एन इंस्पिरेशन टू अस। तो वो एक चीज जो है हिम्मत देती है, हौसला देती है। तो अगर आप लड़ रहे हैं तो आप आखिर तक लड़ें, क्योंकि सोशल मीडिया की ताकत बहुत है, सपोर्ट मिलती है, हर क्वार्टर से मिलती है। एंड हाउ डू यू सी कि जो विक्टिम कार्ड अब प्ले किया जाता है, जो हमारे जेंजीज हैं जो बहुत टॉक पे लगे हुए हैं, उन जेंजीज के साथ अगर कुछ बुरा होता है, उसमें जाहिर बात है लड़की फीमेल है वो बन जाती है, कोई हरास कर देता है, लेकिन उसके बाद पता लगता है कि हरासर तो लड़की थी और जो हरास हुआ वो लड़का था। और फिर किसी ना किसी पॉइंट पे आके ये भी लगता है कि जी सुलह हो जाती है, जो कि होती है। सो उससे जो असल में विक्टिम होता है, जो कल को ख्वातीन मजीद भी कोई खुदा न खास्ता विक्टिम बन सकती हैं, उनके लिए जो मुश्किल बनती है, मैं उस पर बात करना चाह रही हूँ कि ये जो फीमेल कार्ड प्ले किया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है और ये कितना मुश्किल हम सबके लिए खड़ी करने वाला है? देखिए, ये बहुत ही सोसाइटल माइंडसेट्स हैं हमारे आजकल। अगर आप देखें कि किस कदर ज्यादा हो रही है हरासमेंट के केसेस, असॉल्ट के केसेस, जबकि पंजाब में स्पेशली हम देखते हैं बार बार हमें सुनने को मिलता है कि जी खवातीन हमारी रेड लाइन है। लेकिन खवातीन जब जाती हैं थानों में रजिस्टर कराने के लिए अपने केसेस, तो उनको क्या क्या सामना नहीं करना पड़ता। पुलिस स्टेशन में जो उनको रवैये मिलते हैं,
ये तो अभी आप सोशल मीडिया की सिर्फ बात करिए, जो उनको रवैये मिलते हैं, जो एटीट्यूड्स उनको पुलिस अफसरान से मिलते हैं कि जी आपने अगर ये आपके साथ हुआ तो जरूर आपने कुछ किया होगा। फिर डोमेस्टिक वायलेंस, जब डोमेस्टिक वायलेंस उसको घरेलू तशद्दुद का नाम दिया जाता है, उसको कहा जाता है कि जो घर का मामला था ये तो आपस का मामला था, इसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस तक में FIR लॉन्च कराना इतना मुश्किल है। पहले वो खातून जाएगी, अपना मेडिकल कराएगी, मेडिकल में क्या आएगा, चंद ब्रूजेस आएंगे, क्योंकि वो इतने हीनियस नेचर के ऑफेंस तो है नहीं, इतने उसमें अटैक भी नहीं होता। तो फौरन अगर FIR हो भी जाती है, बंदे को बेल में जाती है, अपनी अरेस्ट कंफर्म भी हो जाती है। तो ये बहुत ज्यादा इसमें आई थिंक मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स हैं जो खवातीन को रोकते हैं। सही। अच्छा, अभी जो ईमान मिजारी साहिबा के साथ हुआ, हाउ डू यू सी दिस के इट्स अ कोर्ट रूम के अंदर वी ऑल जितने भी लॉयर्स हैं दे आर ऑफिसर ऑफ कोर्ट, तल्ख कलामी होती है, लेकिन इस तरह के जो रिमार्क्स हैं, हाउ डू यू सी इट? Yes, Suzanne, you're a lawyer yourself. इसमें अब देखें, you are sitting on a channel right now. I am an activist, I am a political worker, and I am also an advocate of the High Court. तो जब मैं कोई केस लेती हूँ तो मैं एक ब्रीफ के साथ अदालत में जाती हूँ, जज साहब के सामने भी एक फाइल होती है, उसमें मैं अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करी। I am not acting as an activist inside of court. मैं अपने उन शूज से उतर के मैं एक वकील की हैसियत से अदालत में पेश होती हूँ। तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि जज मुझे मेरे किसी पर्सनल पुराने इंटरव्यू या किसी और तरीके से मुझे कमेंट्स पास करे, ऐसे रिमार्क्स पास करे। दिस इज वेरी अनबिकमिंग ऑफ हाई कोर्ट जज, स्पेशली अ चीफ जस्टिस। मुझे लगता है जेंडर सेंसिटाइजेशन की बड़ी सख्त कमी है। जेंडर सेंसिटाइजेशन की ट्रेनिंग्स जो हम लोअर जुडिशरी के लिए अरेंज करते हैं, आई थिंक वो चीफ जस्टिस के लिए भी अरेंज होनी चाहिए, क्योंकि खातून को ये, एक बंदे को, मर्द को ये कहना कि जी आप अपनी बीवी को समझाएं, आप इसको समझाएं, ये एक बड़ा पेट्रियार्कल माइंडसेट है और बड़ा मिसोजिनी रिफ्लेक्ट करती है। उसकी ओवरटोन्स हमें नजर आती हैं इसमें कि मर्द जो है वो खवातीन को स्कूल करेंगे, वो टेम करेंगे। ये माइंडसेट है जो रिफ्लेक्ट करता है इससे कि जी मर्द समझाएं, मर्द क्यों समझाएं, क्या वो उसके समझाने पे चलेगी। नूर मुकद्दम के केस के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा था तो एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के ये रिमार्क्स थे कि मर्द और औरत विदाउट being lawfully wedded इकट्ठे रह रही हो तो फिर ऐसा होता है। He said something up to this effect. I was there. I was also there. And उसने ये बात की। अब आप सोचिए, ये एक सुप्रीम कोर्ट के लेवल का जज है जो ये रिमार्क्स पास कर रहा है, जबकि एक औरत who is no longer alive, murdered खातून है, उसके ऊपर तक विक्टिम लेनी होती है। But unfortunately, females are easy target. This is very unfortunate in Pakistan. सबसे आसान टारगेट जो है वो खवातीन होती है, which is why खवातीन हमेशा आवाज उठाने से पहले खौफजदा होती है कि क्या हमें सोसाइटी सपोर्ट करेगी। बहुत शुक्रिया खदीजा अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।